Welcome to Infinity Classes by Akash Computer Lab. Let's start today class. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोशिश ये है कि हमने इससे पहले जो पढ़ा उसमें 4 सेमेस्टर के ज़्यादा सिलेबस जो है रिकवर हुए, फर्स्ट जो है सेमेस्टर के कम सिलेबस रिकवर हुए, है ना। तो स्टैटिक्स एक ऐसा जो है माध्यम है, या फिर आप देखिए हिंदी में इसे कहेंगे सांख्यिकी, है ना। आप देखेंगे आपको बीटीसी के चारों सिलेबस में मिलने वाला ये सारी चीजें, है ना। चारों सेमेस्टर में आपको चीजें मिलने वाली हैं। प्लस कंपटीशन में तो इससे बहुत ही बहुमूल्य टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरा प्रयास क्या है कि स्टार्टिंग शून्य से लेकर के हम शिखर तक पहुंचेंगे, है ना। मैंने कोशिश भी की है सर्च वाले टॉपिक में कि मैंने चार पार्ट मैंने आपको दिए हैं। उसमें 3 पार्ट में मैंने इनिशियल स्टेज रखा है, बिल्कुल बेसिक मेथड, और चौथे पार्टीशन में मैंने पूरा का पूरा कंपटीशन रखा है। सेम कंडीशन यहाँ पे आते हैं स्टैटिक्स में भी। हम कोशिश हमारी ये है कि स्टार्टिंग के 3 से 4 वीडियो में आपके लिए बेसिक रखे जाएं, और लास्ट के वीडियो जो भी आपको दिए जाए वो पूरे कंपटीशन बेस पे दिए जाएं, है ना। आप दोनों के लिए वो बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं आज स्टैटिक्स की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लंबा भी, है ना। काफी सारी इसमें चीजें आप पढ़ने वाले हैं। देखिए, समस्या ये सबसे पहला तो टॉपिक में जो है स्टैटिक्स में पूछा आपसे ये जाता है कि स्टैटिक्स का दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है, स्पेशल प्रशिक्षण के बच्चों को। तो आप ये कहेंगे कि सांख्यिकी जो है किसी भी बड़े से बड़े मान को लघु मानों में कन्वर्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी कैलकुलेशन को सरल वे और सरलतम रूप में प्रकट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भारत की जनसंख्या सन 2000 में 1500 करोड़ थी। नहीं है तो नहीं, लेकिन मान लेते हैं सन 2003 में जो है 1100 करोड़ रही होगी, सन 2020 में 125 करोड़ रही होगी। तो एवरेज बताइए, औसत बताइए। तो क्या मैथमेटिक्स ये कहता है पूरा कैलकुलेशन करिए, लेकिन स्टैटिक्स जो है वो कहता है कि कैलकुलेशन खूब बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन उसका जो होना चाहिए, उसका जो आंसर आना चाहिए वो विदिन मिनिमम 2 से 3 स्टेप में है। तो सांख्यिकी किसी भी बड़े से या विस्तृत मान को छोटे से पार्टीशन में कन्वर्जन करने का एक माध्यम है, एक तरीका है। सही है। देखिए, कई नाम है इसके। एक नाम है MEASUR, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी कुछ बुकों में सांख्यिकी दिया ही नहीं है, कुछ बुकों में इस नाम से दिया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसे आप कहेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखिए, यहां से बच्चों में थोड़ी सी समस्या है कि इसका जो है अर्थ निकालना मुश्किल है। बट अगर इसकी बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मतलब आपको एग्जैक्ट आंसर आप नहीं बता सकते तो आप अप्रॉक्स में आंसर बताइए, मतलब, लेकिन हमें जल्दी आंसर चाहिए। बस सांख्यिकी का यही रोल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी में। देखिए, पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो आप कहेंगे रेंज। पहले टॉपिक आपकी जो है वो है रेंज, परास। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप? रेंज पढ़ने वाले हैं, परास। दूसरा आप कह सकते हैं अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन, जिसे आप कहेंगे समांतर माध्य। मोड पढ़ने वाले हैं आप, मीडियम पढ़ने वाले हैं आप। इसमें काफी सारे टॉपिक हैं। ठीक है, फिर लास्ट की अगर हम बात करें तो आप उसमें जो है, देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्टीशन कौन सा है, वो अर्थमेटिकल मीन है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समांतर माध्य को कई कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, तो इसीलिए कैलकुलेशन का पार्टीशन यहां से थोड़ा सा टफ हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पूरे पार्टीशन में हम बिल्कुल स्मॉल से बिल्कुल बृहद पार्टीशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन पार्टीशन तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? चलिए, तो बहुत सारे इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रेंज से। परास किसे कहेंगे आप? चलिए, ये हो गया रेंज। आपसे पूछा गया कि आप परास किससे कहेंगे। अब देखिए, परास क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसे लिखा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा 25, 250, 1, -2, 4 और 5। अच्छा, बच्चे ये सोच रहे हैं कि किसी किसी बुक में परास है और किसी किसी बुक में यही चीज
परासर के नाम से पूछी गई या फिर परिसर के नाम से पूछी गई, है ना। लैंग्वेज चेंज है, चीजें वही हैं, जरा सा भी डाउट है नहीं इसमें। तो पहले टॉपिक है, बेहद आसान टॉपिक है, लेकिन अगर रेंज लिखा है तो सारे बच्चे कंसीडर कर लेते हैं आंसर। परास लिखा है बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, लेकिन प्रीवियस के अगर पेपर के डिस्कस की बात की जाए प्रीवियस ईयर के, तो वहां पे थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कर दिया। आपसे पूछा गया परिसर आप बताइए, तो संख्याएं अगर दी हैं आपको परिसर निकालना, तो मान लेता हूं यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होता थोड़ी देर के लिए, पहला क्वेश्चन है नेगेटिव नहीं लेता है, तो आप परिसर किसे कहेंगे? तो आप लिखेंगे यहाँ पे परिसर या फिर परास बराबर सबसे बड़ा मान और माइनस सबसे छोटा मान। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 250। सबसे छोटा कौन सा है? 1। तो आपका आंसर आया 249, या हो जाएगा रेंज उसका। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई परिभाषित करिए कि परास या रेंज आप किसे कहेंगे, तो आप ये कहेंगे कि अगर भाई संख्याएं दी गई हैं, अगर बहुत सारे पद दिए गए हैं, उसमें सबसे बड़े पद में से अगर सबसे छोटा पद घटा दिया जाए, तो जो भी मान हमें मिलने वाला है वो परिसर, परास या फिर रेंज कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तो जरा सा भी डाउट नहीं है, बच्चे इसे कर भी लेते हैं। समस्या कहाँ फंसती है? समस्या फंसती है कि मान लेता इसी क्वेश्चन में परिवर्तन करता, कि मैं मान लेता यहाँ पे कर देता -5। अब आपसे कहा गया कि अब इसका आप परास बताइए। प्रोसेस वही है कि सबसे बड़े फंक्शन में से सबसे छोटा फंक्शन घटाना है। अब देखिए इसमें अगर इस संख्या का निकालना होता है, यही परिवर्तन करना है केवल। आपने देखा कि सबसे बड़ा मान कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान 250 है, तो आपने लिखा 250। सबसे छोटा मान कौन सा है? इसमें नेगेटिव कोई भी नहीं है, नेगेटिव 1 है, इसका मतलब सबसे छोटा मान। देखिए लिखने का तरीका देखिए, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था फार्मूले में और यहाँ भी माइनस है, तो इससे अच्छा है कि आप एक ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर से फार्मूला है कि सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, मतलब सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटाएंगे, परास आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव दिया है, भाई ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव है, फंक्शन में भी नेगेटिव है, तो आप एक साथ दो चिन्ह बिना ब्रैकेट्स के नहीं इस्तेमाल कर सकते, है ना। तो आपने क्या किया, एक ब्रैकेट लगा दिया। बेनिफिट इससे क्या हुआ? 250। ये देखिए माइनस यहाँ, माइनस यहाँ। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रैकेट के अगर पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे देखिए, माइनस और माइनस बीच में है गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस। क्लियर? तो आंसर आई ये +5 कर दीजिए। आंसर क्या आता? 255। सही है। ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन। इसमें 2-4 क्वेश्चन में और लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, आपको इन दोनों ही क्वेश्चन में रेंज बताने हैं, जिसे आप कहेंगे परास बताने, परिसर बताने। देखिए इससे टफ क्वेश्चन जो है ये रेंज से नहीं पूछे जाते, बड़ा हल्का क्वेश्चन पुटअप होता है आपसे। बस समस्या ये है कि बच्चे डेफिनेशन थोड़ा सा भूल जाते हैं इसका। चलिए तो आप डेफिनेशन देख ही चुके हैं, सीधे आंसर लगाने की बात करें क्वेश्चन में। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9000। तो आपने लिखा सबसे बड़ा और माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। सबसे बड़ा इसमें 9000 था। अब सबसे छोटा देखिए, नेगेटिव किसी भी संख्या के अगर आगे नेगेटिव लिखे, वो जितनी बड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। जैसे मैंने कहा कि -200 बड़ा है कि -300 बड़ा है। शब्द पकड़िए कि अगर संख्या के आगे नेगेटिव लगा है तो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका मान उतना ही कम होगा। इसका मतलब है कि जो छोटा होगा नेगेटिव में वही बड़ा होता जाएगा, जितना छोटा होगा नेगेटिव में उतना बड़ा होता जाएगा। जैसे मैंने कहा -200 बड़ा है या फिर -300, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए जो छोटा होगा वही बड़ा होगा। इसका मतलब डेफिनेटली -200 बड़ा। सेम कंडीशन यहाँ पे कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा मान, तो इसका मतलब माइनस ऑलरेडी था और -1000। सही है। तो आपने लिखा 9000 और ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1000, तो आपका आंसर आता 9 1 10,000। ये पार्टीशन हो जाता आंसर, रेंज। या ये इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस पार्टीशन में ये देखिए 15/2 है, इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, लकीर यहां से चली गई।
अब समस्या क्या है, बच्चे वैल्यू निकालने लगते हैं, डेसिमल पार्टीशन तक जाते हैं, जरा सा भी उसमें जो है दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, कैलकुलेशन तो करना ही नहीं है आपको, है ना। ऐसा देखिए, सबसे अगर बड़े मान की बात करें तो क्या 7 से कोई बड़ा मान है? सॉरी, तो आपने देखा कि अगर हम 2 से 15 में भाग दें तो 2 7 14, मतलब 7 से ज्यादा होगा। फिर से मैंने कहा इसमें अभी तक सबसे बड़ा मान 7 लग रहा है, इसका मतलब यह है कि 7 से बड़ा किसी की होने की अगर संभावना है तो वह मान सबसे बड़ा होगा। ये देखिए, आपको पूरा भाग नहीं देना है, 2 7 14, 7 से ज्यादा है, मतलब इस 7 से ज्यादा है तो सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा? 15/2। आप लिखेंगे सबसे बड़ा मान बराबर 15/2। अच्छा, सबसे छोटा मान कौन सा है? नेगेटिव लग गया, काम आसान है। लेकिन नेगेटिव लग गया, काम आसान है। अगर नेगेटिव नहीं लगा होता तो थोड़ी सी चीजें आपके लिए पेचीदा संभव थी, है ना। तो माइनस है तो एक तो फार्मूले में माइनस, एक फंक्शन के साथ माइनस। तो जब भी दो चिन्ह नेगेटिव के आपको एक साथ लगाने हो, ब्रैकेट का इस्तेमाल करिए, या फिर दो जो है सिमिलर अगर सिंबल्स हैं उस कंडीशन में भी आप ब्रैकेट्स लगाइए, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए, तो आपने इसे लिखा 15/2 माइनस माइनस प्लस 1। सॉल्व करते लासा लेना ही नहीं था, आप इसका इसमें कर देते, यहाँ नीचे 1 मान लेते और नीचे एक आपस में, तो वैल्यू आती 15 + 2/2, आंसर आता 17/2। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या डेसिमल में आंसर लाना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं जरूरी। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि डेसिमल में आपसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का प्रारूप जैसा हो, आंसर भी उसी प्रारूप में लगाने का प्रयास करें। चीजों को उलझाइएगा मत कि नहीं हम यहाँ तक कर दिए हैं, हम एक स्टेप और दिखाएंगे, है ना। समय की पाबंदियां हैं, जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करेंगे आपको टाइम बाउंडेशन मिलता जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में, और वो अहम है आपके लिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए, अगले टॉपिक की बात करते हैं, इसमें समांतर माध्य। ये आपको कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है इस क्वेश्चन से। बीटीसी प्रशिक्षण के बच्चों का तो है ही, सबसे ज्यादा क्वेश्चन समांतर माध्य से पुट अप होते हैं, लेकिन कैटेगरीज कई सारी हैं। क्लियर? सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर टाइप्स की बात करेंगे। क्लियर? तो पहला डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, इंग्लिश की बात करें तो आप इसे लिखेंगे अर्थमेटिकल मीन। क्लियर? देखिए, डेफिनेशन क्या कहता है कि जितने भी पद दिए गए हैं सभी पदों का योगफल, तो आप ये लिख सकते हैं कि पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या। ये देखिए, बुक में भी फार्मूले हैं, लेकिन मैं 20 बार आपसे जो है समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। क्लासरूम में भी यही चीजें हैं, ऑनलाइन क्लासरूम में भी यही चीजें हैं कि फार्मूला आपको कभी भी मेमोराइज करना नहीं है, है ना। आप फार्मूला खुद से बनाइए, खुद से क्रिएट करने का प्रयास करें, इसमें आप कभी फंसने वाले नहीं हैं। तो शॉर्ट फॉर्म AM, अर्थमेटिकल मीन इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द फंक्शन बटे नंबर ऑफ द फंक्शन, या फिर आप कह सकते हैं कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब सवाल इसमें ये उठता है कि एवरेज का भी डेफिनेशन यही है कि भाई एवरेज क्या कहता है कि अगर मैं मान लेता कि 10 लोग हैं जिनकी आयु क्रमशः 5, 10, 15, 20 जो भी दी गई हो, आप उनका औसत आयु बताइए। तो आप क्या करते थे कि सारे मेंबर की जो है एज को आपस में ऐड करते थे और जितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं उससे डिवाइड कर देते थे। हमें ये पता चल जाता था कि 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। सेम कंडीशन में तो आप कह सकते हैं कि क्या हम समांतर माध्य को एवरेज कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। तो आप अगर समांतर माध्य समझ पा रहे हैं तो बेहतर है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे कहेंगे एवरेज, या फिर हिंदी में औसत। देखिए, बेसिक जो इसके फेनामेना है इन दोनों के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आप जब डेप्थ में चीजें जाएंगे तो जो है अर्थमेटिकल मीन के लिए काफी सारे प्रोसेस अलग अलग हैं, लेकिन एवरेज के लिए जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न पर है। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए क्या समांतर माध्य और एवरेज में अंतर है, क्या समांतर माध्य और औसत में अंतर है? जरा सा भी नहीं। किस कंडीशन में? इन द टर्म ऑफ बेसिक टर्म,
इनिशियल कंडीशन में या जो आपकी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं उस कंडीशन में समांतर माध्य और औसत में जरा सा भी अंतर नहीं। लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एवरेज या क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन की बात करेंगे तो वहां दोनों ही प्रॉपर्टियों में प्रोसेस अलग अलग है। क्लियर? अब जो है न्यूमेरिकल पार्टीशन की बात कर लेते हैं। इसमें ये फार्मूला आपने देख लिया। अब देखिए, अगर हम इससे बात करें कि मैथमेटिकल रूप में कैसे किया जाता है, तो मैंने माना कि अगर पद x1, x2, x3, x4 है, आपसे पूछा गया इनका आप समांतर माध्य बताइए, अर्थमेटिकल मीन बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? मैंने ऊपर क्या लिखवाया? पदों का योग। तो आपने लिखा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिविजिबल पदों की संख्या। और पदों की संख्या मतलब कितने, देखिए कितने काउंटिंग जो है फंक्शन है, 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये है समझने वाली चीजें। अगर आपके नोटेशन की बात करें, ये वो नोटेशन नहीं जिससे आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर 4 ऑप्शन करके पूछा जा रहा है तो ये नोटेशन नहीं रहेगा। अब देखिए नोटेशन कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कहा कि x1, x2, x3, x4 एक ही सजातीय पद के मेंबर हैं। तो अगर हम समेशन की बात करें तो आप देखेंगे समेशन ऑफ x। ये देखिए समेशन ऑफ x का मतलब ये है कि x के टर्म में ही सारी संख्याएं जो है एक दूसरे के एडिशन फॉर्म में है, एक दूसरे से जोड़ी गई हैं। डिविजिबल समेशन ऑफ n। n का मतलब गिनती की संख्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब पदों की संख्या। तो समेशन ऑफ n का मतलब है कि बिल्कुल पद घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन एक बढ़ते हुए सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं समेशन ऑफ x बटे समेशन ऑफ n। या फिर अगर यहाँ पे समेशन नहीं लगाना चाहते तो आप इसे लिख सकते हैं am बराबर समेशन ऑफ x बटे स्मॉल m। देखिए बुकों में सीधे अगर लिख दिया तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, n का मतलब क्या हुआ। इस चीज को लेके जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। क्रिएशन करना सीखिए, आप फार्मूले बनाना सीखिए, है ना। कि मैंने कहा पदों का योगफल, तो मैंने माना कि x1, x2, x3, x4 पद है। तो अगर भाई फार्मूले पे रखना होता तो मैं लिखता पदों का योग मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 और पदों की संख्या आपने काउंट किया जितने पद थे। मैंने कहा कि फार्मूलेशन फॉर्म में रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बच्चे बुक से पढ़ते हैं तो ढूंढते हैं नहीं टीचर ने ये अभी तक नहीं बताया, टीचर ने ये बताया, है ना। तो आपको यहाँ पे भी फार्मूलेशन करना आना चाहिए चीजों का। मैंने कहा कि अगर एक ही जैसे पद हैं, वो एडसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में, डजंट मैटर, किसी भी क्रम में दिए गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसे जोड़ रहे हैं और जोड़ेंगे किसे? जो सजातीय पद। सजातीय पद कौन से? जो एक ही अवधारणा के हों, एक जैसी गुणवत्ता रखते हों। क्लियर? तो आपने क्या किया? समेशन ऑफ x कर दिया और बटे समेशन ऑफ n कर दिया। समेशन नहीं चाहते तो समेशन नीचे से हटा दीजिए, आप लिखेंगे समेशन ऑफ x बटे n। क्लियर? अब बात आती है डेफिनेशन की। भाई डेफिनेशन बताइए समांतर माध्य का। तो आप समांतर माध्य का डेफिनेशन क्या कहेंगे कि भाई अगर जो है संख्यात्मक श्रेणी दी गई है, अलजेब्रिक श्रेणी दी गई है, श्रेणी कोई भी हो, 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, अर्थमेटिकल और अलजेब्रिक, है ना। तो श्रेणी कैसी भी हो, अगर उसमें हम पदों का योगफल में पदों के जो है संख्या से भाग दे दें तो हमें किसका जो है पता चल जाएगा? समांतर माध्य का पता चल जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि पदों के योगफल में अगर हम पदों की संख्या से भाग देते हैं तो जो प्राप्त भागफल होता है उसे हम समांतर माध्य कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन कभी पूछा नहीं गया, केवल समझने की बातें हैं। चलिए इसमें आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिकल मीन। अर्थमेटिकल मीन देखिए, क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कितने टाइप्स में समांतर माध्य को बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया। तो बेसिकली 3 टाइप्स है। पहला देखिए इसमें लिखा होगा जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। नोट्स अच्छे से बनाइएगा नहीं तो हवा नहीं लगने वाला है स्टैटिक्स में। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों
पहला। तो दूसरा कैटेगरीज कर लेते हैं, फिर समझते हैं एक एक को। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों लेकिन सारणीबद्ध हों, लेकिन सारणीबद्ध हों। सेकेंड टाइप। तीसरा ये कहा गया जब आंकड़े वर्गीकृत हों। 3 कैटेगरीज हैं। समझने वाली बात इसमें ये है कि थोड़ा सा लग नहीं रहा है कि अनमेच्योर टाइप के जो है टाइप्स बन रहे हैं, बड़े बेहतरीन टाइप्स हैं। आपको समझ में आती है कि जब तक आपको एग्जाम्पल दिए नहीं जाएंगे इन चीजों का प्रारूप आपके समझ में आने वाला नहीं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं इसमें। पहला टाइप्स हो गया, दूसरा टाइप्स हो गया। अब इंग्लिश की बात करें तो अवर्गीकृत को आप कहेंगे अनग्रुप्ड। अवर्गीकृत, इन्हें देखिए अवर्गीकृत यहां भी है, अनग्रुप्ड और ये सारणीबद्ध को आप क्या कह सकते हैं इसमें कुछ भी हो ना, जिसमें जो है नॉन लेवल कर सकते हैं। और यहाँ पे हो गया, ये हो गया ग्रुप्ड, या फिर आप कह सकते हैं वर्गीकृत। इसमें पहला पार्टीशन हम समझ लेते हैं। देखिए पहला क्या है, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। अब देखिए टाइप्स कितने हैं, 3 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिकल मीन के, या फिर आप इसे कह सकते हैं समांतर माध्य का वर्गीकरण। हिंदी में समांतर माध्य का वर्गीकरण। तो समांतर माध्य को कितने भागों में बांटा गया? बेसिकली 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। दूसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों लेकिन सारणीबद्ध हों। और तीसरा, जब आंकड़े वर्गीकृत हों और सारणीबद्ध हों। तो सारणीबद्ध लिखने की जरूरत थी नहीं इसमें। अच्छा, यहां से जरा सा भी फंडा नहीं क्लियर होगा। इंग्लिश लिखना इसलिए जरूरी है कि इंग्लिश लिखने से चीजें क्लियर हो जाती हैं। अनग्रुप्ड हो गया, अनग्रुप्ड हो गया, ग्रुप्ड हो गया, है ना? समझते हैं। देखिए पहला टाइप लेते हैं इसमें कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। ठीक है, यहीं से समझते हैं। 3 टाइप्स हो गया, तीनों टाइप के हम बारी बारी से पार्टीशन देखेंगे। देखिए इसने कहा जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, कहने का मतलब है कि इसमें केवल और केवल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो, केवल और केवल व्यक्तियों की संख्या दी जाए। क्लियर? जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, इसका कहने का मतलब है कि इसमें केवल व्यक्तियों की संख्या दी जाए, केवल नंबर्स दिए रहे, केवल लेटर्स दिए रहे, अक्षर प्रणाली दी गई हो आपको। मतलब केवल और केवल किसी एक फंक्शन को आपको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया हो। ये नहीं बताया गया हो कि कक्षा 8 में कितने लोग पढ़ते हैं। केवल ये कहा गया कि इस घर में इतने सदस्य हैं, इनकी आप माध्यिका बता दीजिए, इनका आप माध्य बता दीजिए। सही है? क्लियर है? चलिए अच्छा, समझने की बात है इसमें कि जब आपसे पूछा जाता जब आंकड़े अवर्गीकृत हो लेकिन सारणीबद्ध। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। इसमें जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा कि मैंने माना कि यहां लिखा है 4, 6, 8, 10, 12। आपसे पूछा गया का माध्य या का समांतर माध्य बताइए, है ना? ये जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम तीनों एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मैंने 3 कैटेगरी की है। यहां नहीं कैटेगरी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरा मैंने क्या कहा था, जब आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध, लेकिन सारणीबद्ध। देखिए क्या होगा इसका मतलब, सेम चीज दिया रहेगा, सेम चीज मैंने लिखा 4, 6, 8, 10, 12 सेम चीज दिया है, लेकिन इसके साथ एक निहित बारंबारता दी जाएगी। मैंने माना यहाँ ये 4 12 बार आया, 6 10 बार आया, ये 17 बार आया, ये 95 बार आया, ये 5 बार आया। तो पहला टाइप क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो उसमें केवल एक ही चीज का मेंशन होगा,
दूसरा क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध हों, उसमें व्यक्तियों के साथ साथ व्यक्तियों की संख्या का भी मेंशन होगा। ठीक है। तीसरा क्या था, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, बस वर्ग अंतराल, इसमें एक चीज बढ़ गई। कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि अगर इसको पूछना है तो ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहां दे दिया गया 10, 12, 18, 95, 45। देखिए तीनों की विविधता समझ लेते हैं। जब आंकड़े वर्गीकृत होंगे, केवल व्यक्तियों या फिर संख्याओं का बोध होगा, केवल और केवल किसी एक ग्रुप का, या वो तो ग्रुप रहेगा ही नहीं, इसलिए इसने कहा अवर्गीकृत, अनग्रुप्ड। संख्याओं का दे दिया, व्यक्तियों का दे दिया, उसमें आपसे पूछ लिया का समांतर माध्यिका। दूसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन अगर सारणीबद्ध है तो उसमें देखिए क्या देगा, व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ उनकी बारंबारता दी जाए। तीसरा, जब आंकड़े वर्गीकृत हों, उसमें मेंशन क्या रहेगा, वर्ग अंतराल। देखिए तीनों में कैटेगरी अब समझ में आई होगी, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप। इसी वजह से आपको डिटेल में पढ़ना बेहद जरूरी था। क्लियर है, आपने तीनों डिटेल पढ़ लिए, सही है। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो केवल उसमें एक जो है एक लाइन में एक पद दिया रहेगा, आपको वहां से माध्यिका जो है समांतर माध्य की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध रहेंगे, उसमें व्यक्तियों की संख्या के साथ साथ उनकी बारंबारताएं दी जाएंगी। तीसरा, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, उसमें जो है चेंज क्या रहेगा, लिमिटेशन दी जाएगी, वर्ग अंतराल दिया जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और साथ में बारंबार। तो ये तीनों में डिफरेंस था। अब हम एक एक पार्टीशन पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे। चलिए ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अरिथमेटिकल का पहला पार्टीशन क्या है, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। चलिए लगा लेते हैं। कैसे क्वेश्चन पुट अप होगा कि मैंने ये माना कि 2, 4, 6, 5, 7 का समांतर माध्य बताइए। एक चीज खास हमेशा ध्यान रखिएगा कि समांतर माध्य कैसा भी हो, निकालना आपको है औसत एवरेज। फार्मूला एक ही है, कौन सा, कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। फिर से कि आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फार्मूला ऐसे बनाएंगे आप, AM बराबर अरिथमेटिकल मीन बराबर पदों का योग। आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखिए योग बटे संख्या, काम खत्म। ऐसे छोटा सा पार्टीशन है ना। आपने क्या देखा कि हम क्लासिफिकेशन में पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, मतलब ऐसे नॉर्मल दिया गया, आपसे पूछा गया का समांतर माध्य। ठीक है, चलिए देखिए इसका समांतर माध्य बराबर पदों का योग। तो आपने लिखा 2 + 4 + 6 + 5 + 7 बटे पदों की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5। सही, देखिए कितना आया, 6 4 10 और 7 5 12, तो 12 10 22 और 2 24 बटे 5। क्या इस प्रारूप में आंसर करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। समांतर माध्य को आपको डेसिमल पार्टीशन में दिखाना ही पड़ेगा। आप उसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, भिन्न में नहीं छोड़ सकते। सही है, कैंसिल आउट करिए। 5 चौका 20, दशमलव लगाया 1 0। देखिए कैसे काटेंगे, 5 चौका 20 4 बार गया, बचा कितना 4, छोटा है तो दशमलव लगाते 1 0, 5 अट्ठे 40, आंसर आता 4.8। सही है, यहां कोई डाउट नहीं। क्लियर है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फार्मूला क्लियर है, क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, कुछ परिवर्तन होंगे, उसको हम देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया, देखिए जो जनरल क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछा गया कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया, पहला क्वेश्चन कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। सही है, चले तो आपने क्या देखा, 1 से 10 तक लिखा फटाफट। भाई यही तो है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का मतलब है
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 और 10। तो 1 से 10 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है? सीधे लिखा है 10 प्राकृतिक संख्या है, तो आपने 10 लिख दिया। भाई भाग किससे देंगे? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो 1 से 10 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है? 10। अब देखिए जोड़ने का तरीका कैसे है। 10 ऐसे है, लिखिए इसे। यहाँ देखिए 9 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10 और बटे 10। ये देखिए प्लस 5 एक अतिरिक्त बचा है। जोड़िए 3 2 5 50 और 5 55 बटे 10। यहाँ 10 से भाग नहीं देना था, एक जीरो था, तो दाहिने तरफ से इधर से आप जितना जीरो है उतने इनके बाद दशमलव लगाएंगे, तो आपका आंसर आया 5.5। अच्छा मैं मान लेता ये ऐसे होता कि 55 बटे 100। अब आपसे कहा जाता लगाइए दशमलव, तो कहां से मैंने कहा? दाहिने तरफ से, मतलब यहां से इधर भागेंगे। 2 जीरो था तो आप 2 के बाद दशमलव, ऐसे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें। आइए फर्स्ट टाइप की हम बात कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य। सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य बताइए। सही है? पूछा क्या? 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो भाई 1 से 20 तक सम संख्याएं कौन से सम संख्याएं किससे कहेंगे? ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो 2 का पारा पढ़ना स्टार्ट करिए आप। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखिए बच्चे थोड़े से फंसते क्यों हैं कि 20 लिया जाएगा या नहीं। देखिए 20 तक बोला है, मतलब 20 को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, यह पूछता 1 से 20 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो है समांतर माध्य, वो अलग हो जाता है, वहां हम 20 को काउंट नहीं करते। लेकिन अगर तक बोला है तो आप इस संख्या को भी कंसीडर करेंगे। तो आपने क्या लिखा? प्लस 20 बटे। देखिए गलती मत करिएगा कि 20 कहा है बटे 20 कर दे, नहीं। आप काउंट कर लीजिए कि कितनी जो है सम संख्याएं हैं इसमें। 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 1 से 20 तक के बीच में नहीं, 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 10 सम संख्याएं। क्लियर है? चलिए जोड़ने का तरीका वही है पुराना। ये देखिए 20 था, 20 को आपने लिखा यहाँ पे। चलिए 18 2 20, 16 4 20, आगे 14 6 20, 12 8 20 और प्लस 10 बटे 10। देखिए कभी कभी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, 10 से यहाँ 10 कैंसिल आउट कर सकते, नहीं कर सकते। समेशन में आपको पूरा योगफल करने के बाद ही भाग देना है। आइए जोड़िए 1 2 3 4 5 20 पंजे 100 और 10 110 बटे 10। यहाँ पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होता, आंसर कितना आता? 11। इसका मतलब है 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? 11। कोई डाउट इसमें? मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बीच और तक दोनों में फर्क है। के बीच में दोनों ही संख्याएं मेंशन नहीं की जाएंगी, लेकिन तक के बीच में दोनों संख्याएं मेंशन की जाएंगी। स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें इसमें फटाफट। ये तो पहुंच गया 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का जो है समांतर माध्य। अब अगला क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है? अगला क्वेश्चन पुटअप होता कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का समांतर माध्य। क्वेश्चन बड़े दमदार है, ये तो बेसिक है अभी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं इसमें कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का समांतर माध्य। प्रथम 5 गुणजों का समांतर माध्य बताइए। देखिए प्रथम 5 गुणज, अब अगर इंग्लिश में लिखा होता तो आप लिखते मल्टीपल। मल्टीपल काम आसान था, लेकिन हिंदी में लिख दिया, आप उसे में चकरा गए कि पता नहीं क्या पूछा, है कि नहीं? तो इस चीज को लेके जरा सा भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रथम 5 गुणजों का मतलब आपने ऐसे लिखा 3। देखिए गुणे 1 का मतलब पहला गुणज, 3 गुणे 2 का मतलब दूसरा। 5 तक करना है। ये 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 और 3 पच्चे हो जाता 15।
देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये प्रथम 5 गुणज। अब 3 के प्रथम 5 गुणजों का समांतर तो किसको लेना है? जो गुणा करने पर आपको गुणनफल आया आप उसी को कंसिडर करेंगे, है ना। तो आपने लिखा 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और बटे कितनी संख्या है? देखिए 1 2 3 4 5, 5 से भाग। फिर से जोड़ने का तरीका वही पुराना। देखिए कैसे आप जोड़ते इसमें 15 3 18, 12 6 18 + 9 और बटे 5। बेहद आसान है। आगे देखिए 18 दूना 36 या 18 18 36 और 40 5 40 और ये 9 45 बटे 5। फिर से देख लीजिए 18 दूना 36 और 4 40 5 45, 5 से डिवाइड करते 5 9 45, तो आंसर आता है 9। आप कह सकते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का जो समांतर माध्य है वो कितना है? 9। अब 3 के प्रथम 10 गुणजों का समांतर माध्य पूछता आप 10 गुणज निकालते, 3 के प्रथम 7 गुणज पूछता आप 7 निकालते, 5 के प्रथम 3 गुणज पूछता आप 5 निकालते। तो ठीक है, गुणजों के कंडीशन में आप जितने का प्रथम 5 कहेगा तो 5 तक करवाएंगे, प्रथम 10 कहेगा तो 10 तक करवाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया क्वेश्चन में, हर जगह आपसे समांतर माध्य पूछा जा रहा था, यहां दिया है ना। तो स्टेटमेंट जो है स्टेप बाय स्टेप परिवर्तित होते रहेंगे, उसको जरा सा भी लेके जो है परेशान होने की जरूरत है नहीं। क्लियर है? स्टार्टिंग कहां से करेंगे? फार्मूले से। किस कंडीशन में? जब आपको समांतर माध्य दिया गया। तो फार्मूला क्या है? सिर्फ शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं यहां पे समांतर माध्य बराबर क्या हुआ? पदों का योगफल, पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अब देखिए जो जो वैल्यू दी गई हैं सारी वैल्यू इसी जो है फार्मूले में रखेंगे। क्या समांतर माध्य की वैल्यू गिवन है? गिवन है। कितनी है? 10। आपने लिखा इसकी जगह पे 10 बराबर पदों का योगफल। क्या पदों का योगफल दिया गया है? नहीं दिया गया। करना क्या है? निकालना है। तो क्या इसके लिए अलग प्रोसीजर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए पद कौन से हैं? 5 10 15 और x। तो आप पदों का योगफल कैसे लेंगे? पदों को आपस में जोड़ करके। तो आपने लिखा 5 + 10 + 15 + x बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? या देखिए 1 2 3। क्या x भी मेंशन होगा? बिल्कुल मेंशन होगा, 4। तो पदों की संख्या कितनी है? 4। अब बेहतरीन गुणा कर देंगे हम, ये बटे 1 कर दीजिए, 4 का गुणा यहाँ, 1 का गुणा यहाँ। तो 4 के गुणे देखिए 10 चौका 40 बराबर। या जोड़िए इसे 10 5 15 और 15 30। तो आपने 30 लिख दिया। क्या बीच में x के प्लस रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो आप लिखेंगे प्लस। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 30x, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर एडिशन पार्टीशन की बात करें तो आप एक ही गुणधर्म वाले पदों को जोड़ अथवा घटा सकते हैं। मतलब सजातीय पद होना चाहिए। तो कहां सजातीय पद है? ये 30 है, ये x है। तो आप लिखेंगे इसको आपने जोड़ा 30 आया और प्लस कर दिया x। सही। इसने पूछा क्या है? x का मान आपको बताना है। इसका मतलब है x की वैल्यू तब आएगी जब ये 30 x के साथ ना रहे। तो आप पक्षांतर करेंगे, और जब भी पक्षांतर करेंगे आप अगर LHS से RHS या RHS से LHS की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में चिन्ह परिवर्तित होंगे। तो मैंने क्या कहा? 40 ऑलरेडी था, 30 किसके साथ है? जब कुछ नहीं है तो प्लस है। आप RHS में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आना, चिन्ह परिवर्तित होगा। अगर प्लस था तो माइनस। यहाँ क्या बचा? x। बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ प्लस नहीं लिखा गया। लिखिए या फिर मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माना जाएगा हमेशा। सही है। 40 में से 30 घटाया वैल्यू 10 और बराबर क्या? ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन में पूछा था कि 5 10 15 x का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान बताइए। मैंने कहा कि इस कंडीशन में जब समांतर माध्य दिया गया है आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला याद भी नहीं करना, आपको क्या याद करना है? एवरेज क्या होता है? औसत। औसत क्या होता है? कि भाई सारी संख्याओं का योगफल बटे जितनी संख्याएं थी। सेम कंडीशन आपने समांतर माध्य बराबर क्या किया? पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। फार्मूले में जो जो चीजें दी गई थी रखा। क्या दी गई? समांतर माध्य 10 था, आपने 10 लिखा, बराबर पदों का योगफल
तो 5, 10, 15x। भाई योगफल इकट्ठा करके दिया नहीं था, नहीं तो काम बन जाता। पदों का योगफल आपने क्या किया, सारे को इकट्ठे में ऐड कर दिया, वो पदों का योगफल। चलिए फिर आपने क्या किया, इन तीनों पार्टीशन को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो वैल्यू है, हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब x के साथ ये संख्या नहीं रह सकती, तो आपने क्या किया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो जब भी चीजें दूसरे साइड से दूसरे पक्ष में आएंगी, जब भी आप यहाँ से बराबर के इधर आ रहे हैं, तो जो भी लेके आ रहे हैं उसका चिन्ह परिवर्तित होगा। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस हो गया। आपने निकाला वैल्यू कितनी है, x बराबर 10। क्लियर है? आगे चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। अब बात करें अगर इसमें, तो अभी आप अरिथमेटिकल पार्टीशन पे थे, नॉर्मल कंडीशन में आप दशमलव पार्टीशन में है, अलजेब्रिक फंक्शन में लेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर में लेंगे। कोशिश हमारी यही है कि सारी इनिशियल स्टेज को जो बेसिक डेप्थ है वो आपको जरूर बताया जाए। एक भी पार्टीशन छोड़ने वाले नहीं है कि आपको शिकायत रहे कि नहीं समांतर माध्य का आपने ये वाला पार्टीशन नहीं करवाया। क्लियर है? तो आप साथ में बने रहिए, कोशिश है कि सारा सिलेबस आपका समय से पहले रिकवर कर दिया जाए। चलिए इसकी बात करें, इसका समांतर माध्य आपसे पूछा गया, तो क्या करेंगे आप, फार्मूला वही है कि समांतर माध्य बराबर, हर बार आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं। आप ऐसे देखिए कि पदों का योगफल, तो आप ऐसे एक बार लिख लीजिएगा, AM का मतलब हो गया अरिथमेटिकल मीन या समांतर माध्य। पदों का योग 3.2, 4.5, 4.2 प्लस 7.9 प्लस 2.2 डिविजिबल। ये तो पदों का योगफल हो गया। पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, यहां बच्चों को समस्या जोड़ने में है। देखिए ऐसा नहीं कि आप इसको एक साथ जोड़ के चलिए, फंसेंगे, डेफिनेटली फंसेंगे। आप कैसे जोड़ेंगे, देखिए इन्हीं इकाई का लेके चलिए। इधर देखिए 5, 2, 7, 2, 9, 9, 18, 2, 20। मैंने क्या किया, केवल इकाई का अंक लिया। वो ये एक अंक में भी हो सकता है, 2 अंक में भी हो सकता है, जरा सा ही परेशान होने की जरूरत नहीं। ये देखिए 5, ये 2, 5, 7, 2, 9, 9, 18, 2, 20, 0। दशमलव भूल जाइए कितने अंक के बाद लगा है। आगे ये देखिए ये 2, 7, 9, 4, 13, 4, 17, 3, 20। और जब आपने एडिशन फॉर्म किया था तो कितना आया था, फिर से देख लेते हैं। 2, 5, 7, 2, 9, 9, 18, 2, 20, वहां पे 2 था। आपने देखा 2, 7, 9, 4, 13, 4, 17, 3, 20 और 2, 22। एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव बटे 5। तो यहां अगर अंक नहीं है तो वो दशमलव रहे या फिर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 22 बटे 5। क्या ये आंसर सही है? नहीं सही। आपको डेसिमल पार्टीशन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। भाग दीजिए, 5 चौका 20, 2 बचा। देखिए 5 चौका 20, तो यहाँ पे बचा कितना, 2। दशमलव लगाते 0, फिर 5 चौका 20, तो आंसर आता 4.4। ये हो जाता इन संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, तो दशमलव की टेक्निक यही है कि आप इकाई का अंक जोड़ने का प्रयास करें। पहले ऐसे मत जोड़िएगा 3.2 प्लस 4.5, बड़ा समय लगेगा और कोशिश यही समय कम लगे। तो आपको इकाई का अंक लेके चलना है, फिर उसके बाद दहाई का अंक लेके चलना है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन में फिर से परिवर्तन कर दिया हमने पहले नॉर्मल कंडीशन लिए, थोड़ा सा उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, फिर मैंने डेसिमल पार्टीशन लिए। अब अलजेब्रिक प्लस अरिथमेटिकल फंक्शन है, मतलब XYZ के साथ आपको अंक भी देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, का समांतर माध्य। फार्मूला वही, पदों का योग। अब देखिए पद कौन कौन से हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 5। तो आपने लिखा पदों का योग x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 5 बटे पदों की संख्या। यहां बड़े कंफ्यूजन है, इसीलिए इस टाइप में से ब्रैकेट लगाया जाता है ऐसे कि आपको पदों की संख्या गिनने में दिक्कत ना आए। काउंट करिए, देखिए 1, 2, 3, 4। अब ऐसे होता तो आप x को भी शायद में भी काउंट कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो पदों की संख्या क्या है, 4। एक चीज का ध्यान रखिएगा, चर को चर के साथ, अब चर का मतलब है XYZ, तो XYZ को XYZ के साथ रखेंगे, अंक को एक साथ रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो लिखिए इसे, देखिए x x x x जोड़ना है। तो यहां x के आगे कितना है, 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। 1x 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 1x, तो 1 2 3 4 बार x। सही चल रहा, फिर से 1x 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 4 बार x। संख्या की बात करते हैं, प्लस यहां कोई संख्या नहीं,
देखिए 1 2 1 3 और 5 कितना आया 8। फिर से 1 2 1 3 और 5 8/4। अब देखिए यहां बड़ी कंफ्यूजन है, बच्चे ऐसे काटते हैं 4 दूना 8 आंसर होगी, नहीं कर सकते आप। हाँ काटना है दोनों काटिए, या फिर जब तक उभयनिष्ठ लेने की प्रक्रिया संभव है, जब तक कॉमन लेने की प्रक्रिया क्वेश्चन में संभव है आप कॉमन लीजिए। जैसे मैंने कहा अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो 4 से 8 कट रहा है, इसका मतलब यह है कि 4 से 8 में भाग जाएगा, और अगर भाग जा रहा है तो जो छोटी संख्या होगी वही उभयनिष्ठ या फिर वही कॉमन होगा। तो आपने 4 कॉमन ले लिया। देखिए बचा क्या, यहां तो x बचा, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने लिखा x, प्लस था बीच में प्लस लगाया। अब देखिए 4 से हम 8 में भाग देंगे, कितना गया 2 बार, तो आप लिखेंगे 2 और बटे 4। प्रोसेस सीखने का प्रयास करें। अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा कैसे आया, तो देखिए अगर इस 4 का अंदर गुणा कराने पर ये फंक्शन आ गया तो आपका प्रारूप बिल्कुल सही है। देखिए 4 का x में हुआ 4x और 4 का गुणा 2 में हुआ 4 दूना 8, और नीचे 4 था ही। अब 4 से 4 कैंसिल आउट होता, आता क्या x + 2, ये पार्टीशन आपका क्या हो जाता आंसर। क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा चीजें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा फिर से परिवर्तन कर दिया। तो कोशिश हमारी यही है कि क्वेश्चन का हमेशा बदला हुआ प्रारूप मिले आपको, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन हम करवाएं, है ना, और समय भी इतना नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार आपसे करवाया जाए। प्रैक्टिस करते रहिएगा, बुकों से आपको चीजें मिलती जाएंगी। का समांतर माध्य पूछा गया क्वेश्चन में। पैटर्न क्या है कि आप संख्याओं का योगफल लेंगे या फिर पदों का योगफल आप लेंगे। तो देखिए पदों का योगफल, तो आपने लिखा am बराबर पदों का योगफल, देखिए इसमें लिखिए इसे, ये हो जाता 2x जोड़ना है प्लस 4x प्लस x प्लस y प्लस z प्लस 3x बटे पदों की संख्या की देखिए कितनी है, 1 पद 2 पद 3 4 5 और पदों की संख्या कितनी है 6। अब फंसा मामला। अच्छा मामला क्यों फंस रहा है, क्योंकि आपको एडिशन फॉर्म तो लेने ही लेने हैं। कैसे जोड़ेंगे आप, मैंने कहा चर को चर के साथ रखा भी जाता है जोड़ा भी जाता है, तो चर को एक साथ रख लीजिए अगर आप नहीं जोड़ सकते। देखिए 2x, क्या 4x इसका चर है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहां भी x है यहां भी x है, जहां जहां x होगा वो सारे एक सजातीय पद कहलाएंगे, भले ही उनके आगे के अंक कुछ और हो। क्लियर है, आपने लिखा 2x प्लस 4x प्लस x प्लस 3x, बचा क्या प्लस y और प्लस z डिविजिबल 6। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसको जोड़ा जाए। देखिए 2 4 2 6 3 9, यहां कितना है 1, फिर से 3 1 4 4 8 2 10 x, भाई एक सब में था तो एक बार लिखा जाएगा, अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। क्या बचा प्लस y प्लस z बटे 6। क्या इसको और सिंपल फॉर्म में किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से ये बड़ा सा प्रारूप आपका हो जाएगा समांतर माध्य। फिर समझते हैं इसमें, ये बढ़िया क्वेश्चन टेक्निक के हिसाब से कि आपने देखा चर को आपने एक साथ कर लिया। कौन से चर को, जो सजातीय चर थे, सजातीय जो पद थे। तो मैंने कहा x का प्रारूप मैंने ढूंढा, 4 पद एक जैसे आ गए, y अतिरिक्त था z अतिरिक्त था, सही है। तो आपने देखा 2 4 6, यहां कुछ नहीं है, यहां 1 और यहां 3, तो 3 1 4 4 8 2 10 x प्लस y प्लस z और डिविजिबल 6। तो ये हो गया आपका समांतर माध्य, सही है। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन मैंने कन्वर्ट कर दिया है। कोशिश मेरी यही है कि हर क्वेश्चन में आपको नया किया जाए, है ना, जो हो सकता है कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए। चलिए फिर से आपसे पूछा गया समांतर माध्य आपको बताना है। भाई फार्मूला क्या है, पदों का योग, तो बार बार तो मैं लिखूंगा नहीं उस चीज को, और बटे पदों की संख्या। ये किसका है, am या अरिथमेटिकल मीन बराबर, ये फार्मूला था आपका। तो आपने लिखा am बराबर पदों का योग। अब देखिए पद ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन, धन या ऋण का चिन्ह किन्हीं कई जो है पदों के बीच में लगा है तो आप उसे एक पद मानेंगे। जैसे यहां देखिए ये पूरा पद एक, तो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस z। ब्रैकेट में इसलिए रखा जाता है कि कहीं यहां पदों की संख्या
को गिनने में गलती ना कर बैठे कि x को आपने एक बार गिना, y को एक गिना, z को, जहां इसे एक पद गिनना चाहिए था आपने 3 पद गिना, इसी वजह से इसे ब्रैकेट में रखा जाता है। क्लियर है? आगे प्लस अगला ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस z, सही है, प्लस अगला ब्रैकेट 3x प्लस 2y प्लस 4z। डिविजिबल पदों की संख्या कितनी है? एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यह हो गया बटे 3। सही है? अब सजाती पद को एक साथ रखेंगे। सजाती पद का मतलब अगर x है तो x ही कहीं और होगा, वही सजाती पद कहलाएगा। ढूंढिए इसमें, ये देखिए सजाती पद x यहां है तो आपने x लिखा, और कहीं है इस पद में था प्लस 2x प्लस के साथ, इसमें था प्लस 3x, x का काम खत्म है और x कहीं नहीं है। y का सजाती पद ढूंढेंगे, y यहां था प्लस y लिखा, प्लस y यहां है 3y लिखा, प्लस 2y यहां है 2y। देखिए मार्किंग करना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप ये नहीं बोलेंगे कुछ छोटा कि नहीं छोटा। देखिए मैंने पहले वाले सजाती पद को गोले से दिखाया, दूसरे वाले को डार्ट से दिखा दिया, तीसरा ऑटोमेटिक क्लियर होगा कि यही बचा है। सही है? चलिए, तो z यहां था तो आपने z लिखा, प्लस z यहां था प्लस z, 4z यहां था 4z यहां लिखा। पदों की संख्या तो लिखी है, कितनी है? 3। अब आपके दिमाग में ये होगा क्या पदों की संख्या बदलती रहनी चाहिए? कभी भी नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा स्टार्टिंग से। चलिए जोड़ते हैं इसे। आप कैसे जोड़ेंगे? अंकों को अंकों के साथ जोड़ेंगे। इसमें देखिए 2 यहां, 3 यहां, यहां कितना है? 1। जब कुछ भी ना रहे तो वहां 1 मानेंगे, तो 3 2 5 1 6, एक सब में था इसलिए x को लिखते हैं। सही है? प्लस आइए भाई 3, ये देखिए 2 और 3 5, यहां भी कितना है? 1 6 और y। सही चला? आगे यहां ये 4, यहां कितना है? 1, यहां कितना है? 1 4 1 यहां 1 यहां, तो आपने क्या लिखा? 4 2 6 z बटे 3। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, ये जरा सा भी आंसर नहीं है। यहां तक अगर आपने करके भी ड्रॉप कर दिया नंबर नहीं देगा एग्जाम में। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चीजें हो सकती हैं सरलतर रूप में, तो वो करना आपका दायित्व है। स्पेशली एवरेज या फिर जो है ये समांतर माध्य टाइप के क्वेश्चंस में। तो आपने क्या देखा? 6 यहां भी है, 6 यहां भी, 6 यहां भी, सब में है तो 6 कॉमन लिए। देखिए बचा क्या? x बचा, x लिखा, y बचा, y लिखा, साइन प्लस था प्लस, z बचा, z लिखा, प्लस प्लस बटे 3। सही चला? काटिए इसे, 3 दूना 6, बचा क्या? तो बाहर बचा 2 और यहां क्या आया? x प्लस y प्लस z। ये पार्टीशन हो गया आपका समांतर माध्य। ठीक है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस थोड़ी सी टेक्निक की जो है सब्जेक्ट ये है कि एग्जामिनर आपको ब्रैकेट्स बना के नहीं देगा, आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं। इस चीज को जरा सा भी लेके आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ब्रैकेट्स नहीं लगाए तो मे भी, ऐसा नहीं कि गड़बड़ियां हो ही सकती हैं, लेकिन मे भी 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि पदों की संख्या काउंट करने में आप कहीं ना कहीं गलतियां जरूर करेंगे। सही है? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने नेगेटिव नहीं लिया था, नेगेटिव भी ले लिया। एक और टाइप बचता है फ्रैक्शन का, कि अगर भिन्न में दिया गया हो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन लेंगे, वो हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आते हैं। आपने क्या लिखा? फिर से योग, पदों का योग बटे संख्या। फार्मूला किसका है? ये समांतर माध्य का है ना। जब स्टार्टिंग आप करिए, एक आध दो बार जरूर फार्मूला लिख लीजिए, आपको याद करना नहीं पड़ेगा। योग लीजिए, -3 +2 +9 +7 प्लस, देखिए 2 चिन्ह हो गए, -4 और ये आ गया +3। डिविजिबल पदों की संख्या काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या कितनी है? यहाँ 6 है। सही है? पदों की संख्या 6 है। आप देखिए बच्चे यहाँ कैसे फंसते हैं। क्या हर चीज जोड़ने की जरूरत है क्वेश्चन में? नहीं है। देखिए कैसे, ये 3 में से 3 को घटाया 0। आगे अब भाई जोड़ लीजिए, 9 और 7 2 9, तो 9 9 हो गया 18। ये देखिए प्लस का गुणा माइनस में होगा तो वैल्यू -4 बटे 6। कितना आया? 18 में से 4 घटाया वैल्यू 14 बटे 6, तो 6 दूना 12, बचा 2, दशमलव लगाया तो 2 0, 6 3 18, फिर से 2, फिर से 0, 6 3 18, 6 3 18। तो आंसर अगर आता तो आप इसे लिखते
2.33 ये हो जाता आपका समांतर माध्य। फिर से समझ लेते हैं इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव के अगर साथ है तो पहले ढूंढिए कि क्या कहीं से चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं। अगर हो रही तो करिए आप, जैसे यहाँ -3 था +3 था तो 3 में से 3 को घटा दिया 0 हो गया। -4 कहीं और नहीं था इसलिए इसको नहीं छेड़ा। सेम चीजें हैं तभी करिए, नहीं तो कहीं से हल्की सी अगर मिस्टेक हो गई कंसीडर करने में तो फिर समस्याएं हो जाएंगी हमारे। सही है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए सेशन का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा था कि इस टॉपिक के एंड में हमारी कोशिश ये है कि आपके लिए क्वेश्चन फ्रैक्शनल ऑर्डर के भी रखे जाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो भिन्न में भी हो। आपसे पूछा गया समांतर माध्य, ये इस क्वेश्चन में अगर समांतर माध्य दिया होता और x को मिसिंग कर देता, काम जो है थोड़ा सा मजेदार हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे सीधे पूछा है कि इस फंक्शन का समांतर माध्य आप बताइए। ठीक है, पदों का योग, तो आपने यहाँ लिखा योग बटे संख्या, है ना, ये क्या हो जाएगा समांतर माध्य बराबर। अब योग लिखिए इसमें, ये पूरा फंक्शन एक है 4/5 प्लस 2/3 प्लस 7/2 प्लस 4/5 और प्लस 1/। देखिए पद ये टोटल थे तो पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, पदों की संख्या आ गई 5। अब सवाल है लासा लेने का यहाँ पे, है ना। देखिए लासा कैसे लेंगे, आपने पूरा एक लाइन खींचा, यहाँ देखिए 5 3 2 सारे के सारे आपस में अभाज्य संख्याएं हैं तो सारे का अपना आपस में गुणा करवा दें। इसका मतलब 5 और गुणे 3 और गुणे 2, 5 या 15 दूना 30। सही है, ये 30 क्या हो गया लासा हो गया। पुराने हर से नए हर में भाग, 5 से 30 में भाग दिया कितना आया 6, 6 का ऊपर वाले फंक्शन में गुणा प्लस 3 से भाग दीजिए 10, 3 9 30 और 10 का ऊपर वाले पार्टीशन में गुणा प्लस 2 से भाग दिया 15 और 15 का ऊपर वाले पार्टीशन में गुणा, आगे प्लस फिर से 5 से भाग दिया 6, 6 का 4 में गुणा और प्लस 1 वाला पार्टीशन के नीचे कुछ नहीं है, 1 से 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार, तो लिखेंगे 1 गुणे 30। सही है, एडिशन फॉर्म करिए। इसमें काम इतना भी आसान नहीं, थोड़ा सा टफ है। आपने क्या किया लासा लिया, चूंकि सारी संख्याएं आपस में डिफरेंट थी इसलिए लासा करने के लिए सारी संख्याओं का आपस में आपने गुणा करवा दिया। गुणा कराया तो वो गया लासा। प्रत्येक फंक्शन के हर से नए हर में आप भाग देंगे, जो आएगा उसका अंश में गुणा। देखिए 5 से 30 में भाग दिया, वैल्यू कितनी आई 6, 6 का ऊपर में गुणा। 3 से 30 में भाग दिया कितना आया 10, 10 का देखिए 2 में गुणा। 2 से जो है भाग दिया 30 में कितना आया 15, 15 का 7 में गुणा। फिर 5 का 30 में भाग दिया आया कितना 6, 6 का ऊपर गुणा। फिर 1 यहाँ है, 1 से 30 में भाग दिया 30 आया और 30 का ऊपर गुणा। कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, देखिए 6 चौका 24, 10 दूना 20, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 6 चौका 24 और ये हो गया 30 बटे, ये देखिए ये 30 यहाँ है और इसके नीचे भी संख्या क्या है 5। ये 5 फ्रैक्शन में है, इस चीज का यहाँ भी छूटा है, यहाँ भी नीचे आप लिखेंगे बटे 5। अच्छा बटे 5 कौन सा है, ये नंबर्स हैं, संख्याएं हैं ये, है ना। चलिए अब क्या करेंगे इसमें, आप जोड़िए इसे 4 0 4 5 9 4 8, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 4, देखिए 4 0 4 5 9 4 13 के 3 हासिल 1, आगे 3 2 5 0 5 2 7 2 9 1 हासिल 10, 1 और 1 2 बटे 30 और टोटल के बटे 5। क्लियर है। फिर से आपने टोटल जोड़ा 203 आया, बटे 30 कर दिया और 5 कौन सा था, वो पदों की संख्या। क्लियर है। अब आंसर आपको कंसीडर कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो भिन्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 5 का गुणा कहां होगा, नीचे होगा। अच्छा क्यों नीचे होगा, क्योंकि ऊपर का भिन्न है, नीचे भिन्न है ही नहीं। तो आप इसे लिखते हैं ऐसे 203 बटे 30 और गुणे 5। तो आंसर आपका आता 203 बटे 3 5 15 150। अब देखिए यहाँ पे फंसने वाला काम है कि क्या आंसर कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं। इतने बड़े प्रारूप में अगर आप यही छोड़ दे रहे हैं तो आपका पार्टीशन आंसर माना जाएगा। अच्छा क्यों आंसर माना जाएगा, क्योंकि इसका प्रारूप थोड़ा सा बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत टफ है। और दूसरी खास बात, चीजें आपसे फ्रैक्शन में पूछी गई, भिन्न में पूछी गई, तो अगर भिन्न में आपका आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
ये मिश्र भिन्न में होता तो चीजें मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करनी पड़ती है आपको। क्लियर? हालांकि ये प्रोसीजर जैसे हैं वो पार्टीशन आपका आंसर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड टॉपिक जो है वो है अवर्गीकृत माध्य, लेकिन सारणीबद्ध है, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक खास बात आपके लिए जो है गाइडलाइंस ये है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि चीजें आपको अच्छी लगी या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थे। ठीक है? अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर जरूर करें।